हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स का। ठीक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आता है उसके कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो देख लिया था जो कि पार्ट 1 था हमारा। मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो वो ये पार्ट 1 था, ये वीडियो का पार्ट 1 था हमारा। तो ये पार्ट 1 था अपने वीडियो का, तो ये आप जाके जो है सो आसानी से देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 एसेस करके देख सकते हो। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आज पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ नए तरह के क्वेश्चन से रूबरू होंगे हम लोग। ठीक है, ये अपना पार्ट 2 है, ये अपना पार्ट 2 होने वाला है आज का ये वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ नए वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स की वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके के और होते हैं। जो प्रीवियस वीडियोस था उसमें सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा था, एक वे था, उस जोन के क्वेश्चंस अलग होते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कुछ नए वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करने का क्या टेक्निक्स होता है। टेक्निक्स वही सिंपल है, आपको वेरिएबल फॉर्म में लिखना होगा, वेरिएबल फॉर्म से क्वाड्रेटिक बनाना होगा, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना होगा। और सबसे पहला स्टेप कि क्वेश्चन का एनालिसिस करना है वेरिएबल फॉर्म में बदलने के लिए। तो बिना वक्त गंवाए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले अगर आप गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको चैनल पे आने वाले किसी भी अपकमिंग वीडियो का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है गाइज, उसको देख के समझने का कोशिश कीजिए कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। एक 2 डिजिट का नंबर है, क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है इस तरीके से कि उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 18। कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन 63 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, पहला नंबर बात, इस तरीके से कि उसका प्रोडक्ट कितना है, 18 के बराबर। तो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट है मतलब नंबर में 2 डिजिट है। तो एक को हम लोग x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। तो अपना 2 डिजिट का नंबर क्या हो गया, xy। अपना 2 डिजिट का नंबर क्या हो गया, xy। एक डिजिट इसका x है और दूसरा डिजिट क्या है, y है। ठीक है, एक डिजिट x है, दूसरा y है, कोई परेशानी नहीं है। तो जो x इंटू वाई है, क्वेश्चन क्या बोला है कि x इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 18 के बराबर। When 63 is subtracted from the number, जब 63 को क्या किया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है नंबर से, तो the digits of the number interchanges their place। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 63 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं नंबर में से, तो डिजिट क्या कर ले रहा है, अपने प्लेस को इंटरचेंज कर ले रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई 2 डिजिट का नंबर है एग्जाम्पल 25, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 20 + 5 लिख सकते हो ना, मतलब 2 इंटू 10 + 5 लिख सकते हो ना। तो कोई 2 डिजिट का नंबर है xy, तो क्या इसको हम लोग 10x + y लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है। 25 को ये इसका वंस प्लेस है, इसका टेंस प्लेस है, ये इसका टेंस प्लेस है, 5 इसका वंस प्लेस है। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20, टेंस प्लेस है तो प्लेस वैल्यू चार्ट, बचपन में ये सब पढ़े थे, उन सब का देखो एप्लीकेशंस आ रहा है इस सब जगह पे। ठीक है, वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग अपने इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, अभी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, 10x + y, यही अपना नंबर होगा अगर पहला डिजिट को हम x माने हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन 63 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो 10x + y अपना नंबर है, इसमें से क्या हो रहा है, 63 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर डिजिट जो है सो अपने नंबर को इंटरचेंज कर ले रहा है। लाइक कि अगर 25 होता तो अब ये क्या हो गया, 52 हो गया, क्या हो गया, 52 हो गया। तब इसको हम लोग लिख देंगे 10y + x, y वाला पार्ट पहले आ जाएगा, x वाला पार्ट बाद में आ जाएगा, तो y के साथ अब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10y + x हो जाएगा। और एक इक्वेशन आपके पास था गाइज, xy = 18, तो xy = 18 था, तो मतलब y का वैल्यू कितना है, 18/x। यहां से ये भी चीज हम लोग को मिल गया हुआ है, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 18/x। अब y का वैल्यू 18/x है, कोई परेशानी नहीं है। एक अपने पास ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 10x + y है, तो 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x - 9y = 63।
कोई परेशानी नहीं है इसमें। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। देखो 7 7 9 सब में से कॉमन निकालो, यहाँ से आप 9 कॉमन निकालोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 9 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9 इंटू 7। तो 9 कॉमन निकाल सकते हैं, ये देखो 9 9 खत्म हो गया, तो ये कितना बचा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोगों के पास जो इक्वेशंस बचा हुआ है, बना हुआ है अपना, वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, और एक वैल्यू जो हम लोग निकाल के लाए थे वो y इक्वल्स टू 18/x, क्योंकि x y का प्रोडक्ट x इंटू वाई कितना था, 18 के बराबर। अब यहाँ पे डाल दो y के जगह पे, x माइनस 18/x इक्वल्स टू 7। अब कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बना के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनल क्वाड्रेटिक आपका बन रहा होगा ना गाइज, वो आपका क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इस 18 को क्या करना है, अब इस 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो स्प्लिटिंग दो टेक्निक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर रूट्स, मतलब श्रीधराचार्य लगाना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम वो लगाना प्रेफर करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इसको आप फाइनली अगर गाइज फैक्टराइज करोगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू -2। ठीक है, लेकिन किसी भी नंबर का डिजिट, नंबर निगेटिव हो सकता है, लाइक -25 हो सकता है, लेकिन अगर पार्टिकुलरली इस डिजिट का बात करोगे तो डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 9। अगर x का वैल्यू 9 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/9 मतलब कि 2। तो अपना नंबर क्या हो जाएगा, 92। अपना नंबर क्या हो जाएगा, 92। नंबर इक्वल्स टू 92। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सिंपल था, बस इसमें थोड़ा सा ये चीज था कि जब नंबर 2 डिजिट का नंबर आ गया तो आपको कैसे एज्यूम करना है। ठीक है, तो 2 डिजिट से ज़्यादा का नहीं पूछेगा, 3 डिजिट आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल अभी आप लोग पढ़े नहीं है 10th तक के अंदर में, तो 3 वेरिएबल में खेलना आपको सिखाएगा नहीं, आपको 2 वेरिएबल में ही गेम है, सारा गेम 2 वेरिएबल का है, तो 2 वेरिएबल में ही गेम करना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ इट्स सन। एक आदमी है, उसका एज कितना है, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ इट्स सन। उसके बेटे का उम्र का स्क्वायर का 2 गुना है, उसके बेटे के एज के स्क्वायर का 2 गुना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का जो सन का एज है, सन्स एज का वैल्यू अगर x ईयर्स है मान लो, तो उस आदमी का एज का ईयर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, एज का स्क्वायर का ट्वाइस। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, एज के स्क्वायर का ट्वाइस। ठीक है, तो प्रेजेंट एज मैन का कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 8 ईयर्स, हेंस द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। देखो टोटल चीज जो होता है ना वर्ड प्रॉब्लम्स में, वो वर्ड जो सेंटेंसेस लिखा हुआ है उसको ही समझने में बिताना होता है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। 8 साल के बाद का बात कर रहा है, मतलब 8 साल के बाद का बात कर रहा है। कितने साल के बाद का बात कर रहा है, 8 साल के बाद का बात कर रहा है। द एज ऑफ द मैन, 8 साल के बाद आदमी का एज कितना होगा, पहले ये बताओ। ये मैंस का एज है, किसका एज है, मैंस का एज है। मैंस एज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो अगर हम लोग 8 साल के बाद का बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2x स्क्वायर अभी प्रेजेंट एज था, उसमें 8 साल ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, और इस बच्चे का एज कितना हो जाएगा, इस बच्चे का भी एज हो जाएगा x + 8 प्रेजेंट एज में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ मैन विल बी 4 years, the age of man will be 4 years more than 3 times the age of its son। उस इंसान का जो एज है, इस इंसान का जो एज है वो 8 साल के बाद उस बच्चे के एज से 4 साल, 3 गुना, एक तो 3 गुना और 4 साल ज़्यादा, ऐसा है। इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझो। प्रेजेंट एज का अगर बात करोगे तो सन का एज x ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंस का एज बोला कि ट्वाइस द स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। 8 साल के बाद का बात हो रहा है, तो 8 साल के बाद बच्चे का एज कितना हो जाएगा, x + 8।
ठीक है। और इंसान उस आदमी का एज कितना हो जाएगा 2x x² + 8। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इस दोनों को रिलेट करना है, वो कैसे करेंगे? द एज ऑफ मैन विल बी 4 years मोर। ये इंसान का जो एज है वो कितना ज़्यादा है? 4 साल ज़्यादा है। मतलब जो आदमी है उसका एज बच्चे के एज से कितना ज़्यादा है? 4 साल ज़्यादा है। तो बच्चा का जितना एज है अगर उसमें 4 ऐड कर देंगे तो अब दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम बोलेंगे कि हम आपसे 10 साल, हम आपसे 5 साल मान के चलिए बड़े हैं। तो आप अब आपका जितना एज है उसमें अगर आप 5 ऐड कर लोगे तो मेरा जितना है उसके बराबर आप हो जाओगे। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है। 4 years more than 3 times the age of its son। उसका जो बेटा का एज है ना उसका 3 गुना से 4 ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन बनाए थे हम लोग। 2x x² + 8 = 3 × x + 8 + 4। ठीक है, अब हम लोग कुछ भी नहीं, अब इसको सॉल्व कर लेना है हमको। तो आप फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, और वो क्वाड्रेटिक क्या है आपको, आप इसको सॉल्व कर लो अभी साथ साथ। 2x x² - 3x - 20 = 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का दो तरीका, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम जनरली प्रेफर करते हैं वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हम इसको लिखेंगे 2x x² - 8x + 5x - 20 = 0। ठीक है, आप इसको फाइनली फैक्टराइज करोगे तो आपको ये मिलेगा x - 4 × 2x + 5 = 0। तो x का वैल्यू 4 आ गया और x का वैल्यू -5/2 आ गया। लेकिन क्या किसी का एज फ्रैक्शन में ऐसे हो सकता है? हम लोग तो एज ईयर्स में लिए थे। ठीक है, साथ ही साथ एज कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे तो अपना x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? x का वैल्यू अपना निकल के आएगा 4 years। और उस आदमी का अगर प्रेजेंट एज, अगर हम लोग प्रेजेंट एज का बात कर रहे हैं तो x का वैल्यू 4, तो ये कितना आ गया अपना 4, और इसका आ गया 2 × 4² मतलब 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 years। ठीक है, तो बेटा का उम्र 4 साल और पिताजी का उम्र 32 साल। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गया। हम लोग एक और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब स्पीड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये ट्रेन ट्रैवल वाला आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सीख लो, इसका टेक्निक सीख लो कि कैसे बनाना है इसको। ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, हो सकता है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीख लो कि इसको कैसे करते हैं। बाकी क्वेश्चन देखिए कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 288 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है सो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है गाइस? एक ट्रेन जो है 288 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पे। फिजिक्स में आप लोगों ने स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ये चीज़ सब लोगों को पता है। फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप रिकैप करो, फिजिक्स ध्यान से पढ़ो। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू हम लोग बोलते हैं स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेन चल रही है तो वो किसी टी टाइम में 288 किलोमीटर कवर करता है। अगर उसके स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, मतलब अभी 80 के स्पीड से गाड़ी चल रही है, अब 84 कर देते हैं, तो पहले अगर 5 घंटा लगता था तो अब 1 घंटा कम लगेगा, मतलब अब 4 घंटा लगेगा। ये बात हो रहा है। तो हमको स्पीड बताना है ट्रेन का। तो हम मान लेते हैं कि हमारा स्पीड क्या है। अभी तुमको स्पीड नहीं पता है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। मान लिए स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगेगा 288 कवर करने में? ये देखो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? टाइम इक्वल्स टू आप बोल सकते हो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 288 और स्पीड कितना है? x। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मतलब 288 किलोमीटर कवर करने में हमको टाइम कितना लगेगा? 288/x, इतना आवर्स लगने वाला है हम लोगों को। अगर स्पीड को हम लोग 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम कितना लगेगा वो देखते हैं। अब बताओ कि स्पीड को अगर 4 किलोमीटर पर आवर से आप बढ़ा दोगे तो टी डैश कितना, नया टाइम कितना लगेगा? 288। डिस्टेंस तो उतना ही है लेकिन स्पीड का वैल्यू बढ़ गया, x + 4, तो इतना आवर्स लगेगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर्स लेस, मतलब पुराना वाला जो टाइम है नया वाला उससे कितना कम ले रहा है? 1 घंटा कम ले रहा है। मतलब t - t डैश का वैल्यू कितना है? 1 के बराबर दिया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है t - t डैश में? मतलब नया वाला जो टाइम है वो 1 घंटा कम ले रहा है ना। पहला वाला 5 घंटा लेता था, नया वाला 4 घंटा ले रहा है।
1 घंटा का डिफरेंस है, तो नहीं 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो t माइनस टी डैश का वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर आएगा। तो मतलब 288 बाई जो x है, अगर इसको सॉल्व करने के लिए हम बैठे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस क्या बनेगा, 288 बाई एक्स माइनस 288 बाई एक्स प्लस 4, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 1 के बराबर है। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, वो क्वाड्रेटिक मैं फटाफट आपके सामने लिखता हूँ, और वो क्वाड्रेटिक आपको कितना मिलेगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1152 इक्वल्स टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक मिलने वाला है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक आपको डिड्यूस होगा। अब इस क्वाड्रेटिक के सॉल्व करने के दो तरीके, या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम लगाएंगे इसको एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 32x माइनस 1152 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे भैया आप इतना जल्दी इसको कैसे लिख लिए, इतना जल्दी नहीं लिखे, मैंने भी कैलकुलेट किया है, यहाँ पे आपका टाइम सेव हो इसलिए मैं पूरा स्टेप्स नहीं करके दिखाना चाहता हूँ। लेकिन आपको एक हिट एंड ट्रायल होता है, स्प्लिटिंग में भी एक हिट एंड ट्रायल होता है, जिससे आपको ऑलमोस्ट 1152 तक पहुँचना है। तो किन दो नंबर्स के बीच का आप डिफरेंस करोगे तो 1132 तक पहुँचोगे। अब कोई दो छोटा छोटा नंबर्स तो होगा नहीं, 2010 को अगर मान के चलो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नहीं, या फिर 2016 को करते हैं, सपोज करो 4 डिफरेंस कहाँ आ रहा है 2016 में, मान के चलो हिट एंड ट्रायल में हम लेते हैं कि एक नंबर अपना 20 और एक नंबर 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना 4, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 1152 आ रहा है, नहीं, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे और डिफरेंस वाले क्रिएट करेंगे, 24-20 लेके देखेंगे, 24-20 में अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग 28-24 लेके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर 32-28 लेके देखेंगे, 32 नहीं होगा तो 36-32 लेके देखेंगे, तो फाइनली आ जाएगा। थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, अगर आप नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप क्वाड्रेटिक लगा के बच सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक लगा के आप सॉल्व कर लो। इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 फैक्टर मिलेगा आपको, और वो 2 फैक्टर होगा x प्लस 36 इंटू एक्स माइनस 32 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 36 और x इक्वल्स टू 32। लेकिन x अपना क्या था, x अपना स्पीड था, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे तो अपना स्पीड कितना निकल के आ गया गाइस, 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था, इस क्वेश्चन का भी टेक्निक पूरा अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं, फिर थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। और वो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल मेंसुरेशन टाइप चीज़ इसमें इस्तेमाल कर दिया गया है, तो रेक्टेंगल घुसा दिया है, फिर भी क्वाड्रेटिक लगेगा इसमें, तो लेकिन क्वेश्चन अब दे देगा तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर वाइड है। कितना है रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड पहले एक बना लेते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिए, चलिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिए हम लोग। ये कितना है, ये 20 मीटर लंबा है और कितना मीटर चौड़ा है, वाइड है 14 मीटर। ठीक है, ये लंबाई इसका 20 मीटर हो गया और चौड़ाई इसका कितना है 14 मीटर। देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट हैविंग एन एरिया ऑफ 101 स्क्वायर मीटर, मतलब कि मीटर स्क्वायर। इसके चारों तरफ से गाइज क्या है, इसके चारों तरफ से एक एरिया बना हुआ है, ऐसा एक ऐसा रास्ता है इसके चारों तरफ। ठीक है, एक ऐसा रास्ता बना है इसके चारों तरफ, और उसका एरिया टोटल कितना है, ये जो रास्ता है ना, जिसको मैं रेड कलर से अभी शेड कर रहा हूँ, इसके चारों तरफ है। ठीक है, और उसका एरिया कितना दे दिया है आपको, इसका एरिया आपको दे दिया है 101 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आपको दे दिया गया है, तो आपको इसका विड्थ बताना है, मतलब ये कितना चौड़ाई है, इसका विड्थ कितना, और इक्वल है, मतलब इक्वल विड्थ का है, हर तरफ से इक्वल विड्थ का वो पाथ है, तो उस विड्थ को हम लोग मान लेते हैं x, कोई दिक्कत नहीं है, विड्थ को कितना मान लिए हम लोग x। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये अंदर में जो रेक्टेंगल है, उस अंदर का इनर रेक्टेंगल का एरिया क्या हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग क्या इनर रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इनर रेक्टेंगल का अगर हम लोग बात करें, इनर रेक्टेंगल, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, इनर रेक्टेंगल का अगर आप बात करोगे तो क्या आप उसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20 इंटू 14 लिख सकते हो। अगर आउटर रेक्टेंगल का बात करोगे, एक रेक्टेंगल इनर हो गया और एक रेक्टेंगल आउटर हो गया, ये जो आउटर रेक्टेंगल है
उसमें देखो ये विड्थ कितना है, ये x माने क्योंकि इक्वल विड्थ था, तो लेंथ अब देखो नया वाले का लेंथ कितना हो जाएगा दोनों तरफ, ये नया वाले का अगर लेंथ बोलोगे तो ये पूरा लेंथ आपका, ये देखो ध्यान से देखो ये कितना है 20 और इधर कितना x बढ़ रहा है, इधर कितना बढ़ रहा है x बढ़ रहा है, तो 20 प्लस 2x होगा लेंथ, कितना एग्जैक्ट 20 प्लस 2x होगा लेंथ। अगर वही ब्रेथ का बात करोगे तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ 14 है, 14 में दोनों तरफ x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 2x। तो क्या आउटर रेक्टेंगल का भी एरिया हम लोगों को मिल गया, इनर रेक्टेंगल का एरिया भी मिल गया, आउटर रेक्टेंगल का भी एरिया मिल गया। अब आउटर रेक्टेंगल में से इस इनर रेक्टेंगल को, इस वाले एरिया को अगर आप माइनस कर लोगे तो क्या आपको पाथ का एरिया मिल जाएगा, फाइनली आपको पाथ का एरिया मिल जाएगा, और वो कितना दिया हुआ है 101 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही उसी को माइनस करते हैं और निकाल लेते हैं। तो फाइनली एरिया ऑफ पाथ जो है वो आउटर माइनस इनर है, क्या है, आउटर माइनस इनर है। ठीक है, अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो जो आउटर रेक्टेंगल है वो कितना है 20 प्लस 2x, जो इनर रेक्टेंगल है वो कितना है 14 प्लस 2x माइनस कितना है, अच्छा एक और चीज, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 14 इंटू टी, 14 दूना 14 टू 20 है। ठीक है, मैं हिंदी में बोलिए 14 दूना 28, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आदत है हम लोगों का, हिंदी में भी हम लोग को टेबल याद है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 14 दूना 28, 14 42, ठीक है, जोक्स अपार्ट। चलो ठीक है, 14 टू 28, 280 मीटर स्क्वायर ये हो गया, और ये भी कुछ मीटर स्क्वायर आएगा, वो हम लोग को नहीं पता है कितना मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ये, हाँ, तो ये कितना हो गया 280, और ये एरिया टोटल कितना दिया हुआ है 101 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप खुद ध्यान से सोचो, क्या एक क्वाड्रेटिक बन रहा होगा, और वो क्वाड्रेटिक कितना बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। वो आएगा 4x स्क्वायर प्लस का 68x माइनस का 111 इक्वल्स टू 0। आप जब इसको पूरा फाइनली सॉल्व करोगे ना तो आपको यही चीज़ मिलेगा, कितना मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 68x माइनस 111 इक्वल्स टू 0। अब वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 14 टू जा 28, 280, 280 खत्म हो गया, फिर ये 22 जा कितना हो जाएगा 22 जा ये मल्टीप्लाई होगा तो 22 जा 40x होगा, फिर यहाँ पे 14 टू जा 28x होगा, 40x और 28x 68x हो जाएगा, और 2 जा 4x स्क्वायर, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे आपको दो टेक्निक आएगा, एक मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, या फिर आइदर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आप लगा लो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाता हूँ, मैं मिडिल टर्म से स्प्लिट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 4x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 6x माइनस 111 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 37 इंटू 2x प्लस 37 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये फैक्टर्स वगैरह ना थोड़ा सा सीख लो आप करना। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -37/2, और x इक्वल्स टू कितना आएगा 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 मीटर विड्थ का जो है सो 1.5 मीटर विड्थ का जो है सो सब तरफ का एरिया है वो, और ये जो विड्थ का भी निगेटिव में नहीं हो सकता इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो जो विड्थ अपना निकल के आया वो कितना निकल के आया, जो विड्थ है वो विड्थ का वैल्यू कितना निकल के आया 3/2, मतलब 1.5 मीटर का विड्थ निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फाइनली आज के इस वीडियो का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कि डिस्कस कर दूँ, राइट एंगल ट्रायंगल रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप देख लो, फिर इसके बाद आपको इसका पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। इसके बाद आपको कोई और क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, आप तमाम तरह के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, बिना देर किए हम लोग इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चंस को आप मेरे साथ साथ अपने कॉपी पे सॉल्व करो। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दे दिया। इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सिड्स द अल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना डायग्राम बनाना, मेंसुरेशन टाइप रिलेटेड क्वेश्चंस जहां भी आपके सामने आए ना तो आप एक फटाक से क्या करो, एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए, हम अपने मन से कुछ नाम दे देते हैं इसका, हम नाम दे दिए ABC। ठीक है, मतलब ये अपना परपेंडिकुलर है AB और BC क्या है अपना बेस है, और इसका एरिया हम लोग को दे दिया है, और वो एरिया का वैल्यू कितना दे दिया है हम लोग को 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस में और भी कुछ दिया है, वो आप ध्यान से देखने का कोशिश करो। जो क्वेश्चंस को
क्वाड्रेटिक में बदलेगा। अब है तो ये क्वाड्रेटिक का, मैं अभी कैसे हो जाएगा क्वाड्रेटिक, मुझे पता है वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक ही होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हो जाएगा, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो चीज़ों को, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इफ़ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द अल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर, जो ट्राइंगल का बेस है वो अल्टीट्यूड से कितना ज़्यादा है, 10। अगर हम लोग इसके अल्टीट्यूड को x मानते हैं तो बेस कितना है, x + 10। बस क्वेश्चन कहानी खत्म, क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। अल्टीट्यूड x, बेस कितना है, x + 10। अब आपको भी पता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल या फिर ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू x + 10 इंटू x, और इसका वैल्यू कितना के बराबर दिया हुआ है, 600 के बराबर दिया हुआ है। अब क्या इसको सॉल्व करना भी मैं ही आपको सिखाऊँ गाइस, x + 10 इंटू x = 600 2 जा 1200। ठीक है, ये हो गया x² + 10x = 1200। अब क्या इसको भी मैं सॉल्व कर दूँ, चलो कर देता हूँ। ये हो गया x² + 10x - 1200 = 0। अब इसको भी चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको लिखूँगा 40x - 30। देखो 4 3 जा 12, ध्यान से देखो 4 3 जा 12, मतलब तो 40 30 का रेशियो बनेगा, 40x - 30x - 1200 = 0। अब भी क्या याद रखोगे भैया, यार सॉल्व नहीं कर देते हो आप, सब कुछ हम लोग पे छोड़ देते हो गाइस, ट्रस्ट करते हैं आप लोग पे, इसलिए आप लोग पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया x + 40 - 30 = 0। दिस इम्प्लाइज x + 40 इंटू x - 30 = 0। दिस इम्प्लाइज x = -40 और x = 30। लेकिन क्या आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट, लेकिन क्या ये कभी भी अल्टीट्यूड क्या निगेटिव हो सकता है क्या, अल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल का, आप क्या बोल सकते हो कि इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड -5 सेंटीमीटर है, लाइक इसका क्या लेंथ जो है सो -5 सेंटीमीटर, नहीं, कभी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग का अल्टीट्यूड कितना है 30, तो बेस कितना हो जाएगा 30 + 10 मतलब कि 40 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड = 30 सेंटीमीटर। तो क्या ये चीज़ समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज़ क्लियर हुआ गाइस। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड्स। आप मेरे शब्दों को अपने पास रखो और इस चीज़ पर ट्रस्ट करके चलो कि आपको कहीं से कोई दिक्कत किसी क्वेश्चंस पे नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो, क्वेश्चंस बनाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। हम लोग कुछ नए वीडियो लेके आएंगे, कुछ नए वीडियोज़ में हम लोग कुछ और नए तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो लर्नर्स ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आप कभी किसी क्वेश्चन को बना रहे हो, अगर आप कभी किसी क्वेश्चन को बना रहे हो, कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी तरीका, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो चाहे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। हमको ये नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन टफ है। एवरी क्वेश्चन मैटर्स, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ दैट हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमको हर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बहुत सारे टाइम्स में ऐसा लगेगा कि आपको ये इजी क्वेश्चन है तो हम छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आप फेस करते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अब तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करके उनको सब्सक्राइब करवा लो। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।